फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। अच्छा जी, आप लोगों की नाराज़गी और भरपूर फरमाइश के ऊपर मुझे दोबारा आना पड़ रहा है। आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली कि क्यों नहीं कुछ हो पा रहा, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बेसिकली मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा कुछ दिनों के लिए, और उसके अलावा कुछ बिजीनेस है जिसकी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, और जो मिलता है उसमें आई फील लाइक रिलैक्सिंग और डूइंग माई ओन स्टफ रैदर दैन मेकिंग वीडियोज़। लेकिन जी, क्योंकि मेरे कुछ पुराने सब्सक्राइबर्स नाराज़ हो रहे हैं तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट्स वाई आई विल ट्राई अगेन आई एम सेइंग दैट आई विल ट्राई, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग दिस कि मैं इसे कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 24 से, जो कि है एटीट्यूड चेंज। ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी दैट व्हाट मेक्स अ मैसेज परसुएसिव इन इट्स ओन राइट इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स। ठीक है, कहते हैं कि कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपके मैसेज को मज़ीद कह सकते हैं कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या परसुएसिव या अगले के ऊपर अफेक्ट करने के काबिल बना सकते हैं। सबसे पहली हम चीज़ इसमें देखेंगे जो कि है फैक्ट्स वर्सेस विविडनेस। चलें जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Advertisers can use both evidence-based and vivid graphic messages to convince viewers to follow a certain course of action. Advertisers की बात कर लें या नॉर्मल किसी इंसान की बात कर लें, जब अगर उसे किसी को कन्विंस करना है, एडवर्टाइजर हो सकते हैं, कोई मार्च कर रहे हो सकते हैं, कोई अपील कर रहे हो सकते हैं, कोई भी ऐसे लोग जिन्हें अपनी बात मनवानी है बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल, तो वो क्या कर सकते हैं, एविडेंसेस यूज़ कर सकते हैं एंड विविड ग्राफिक इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई मार्च निकलता है या कोई कैंपेन है अबाउट अवेयरनेस ऑफ द डेंजरस इफ़ेक्ट्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि हम लेकर आएँ आपके पास एविडेंस क्या होगा कि इतने % हमारी यूथ इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रही है और उसका क्या डैमेज हो रहा है। इस टाइप की चीज़ें होंगी आपके एविडेंसेस में। और जो विविड ग्राफिक इमेजेस हो सकती हैं, उसमें लंग्स की इमेजेस हो सकती हैं, उसमें इंसान के माउथ कैंसर की इमेजेस हो सकती हैं, और मुख्तलिफ काइंड ऑफ इमेजेस हम इसके अंदर शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, और बेसिकली इन एग्जांपल्स के ज़रिए या इन चीज़ों के ज़रिए इन्होंने यही समझाया है या इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जब अगर आप अकेले आप अकेले यूज़ करते हैं एविडेंस बेस को, ठीक है, मतलब ग्राफ्स देते हैं या फिगर्स बताते हैं, तो अगले को बात आपकी समझ आ जाती है, दे आर वेरी परसुएसिव। ठीक है, लेकिन जब आप ग्राफिक इमेजेस यूज़ करते हैं तो वो हमेशा आपका मतलब समझाने में कामयाब नहीं हो सकती। लेट्स सपोज़ कि अगर कोई बंदा देखता है, अब वैसे तो हम सिगरेट की डब्बियों पर देख कर अवेयर हो चुके हैं, पर अगर किसी बंदे को नहीं पता और वो एक ऐसे ख़राब से मुंह की पिक्चर देखता है, तो उसको क्या पता कि ये कैसे कॉज हुआ है, क्यों हुआ है, ये क्या कंडीशन क्या है, ये क्या प्रॉब्लम है, उसको नहीं पता। ठीक है, वो अनअवेयर है। तो पिक्चर्स जो है उनके साथ आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन एविडेंस के साथ आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो बेस्ट हमें जो तरीका बताया गया है इसकी परसुएशन का, वो ये बताया गया है कि हम हमेशा इमेजेस को यूज़ करें विद आप कहेंगे आपकी जो एविडेंसेस हैं उनके साथ। यहाँ पर स्टडी आती है, स्टडी ऑफ फेरे एंड एग्ले। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी इसी तरह एक्सप्लेनेशन दी थी। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने 2 कंडीशंस दी। इन्होंने हमें प्रोवाइड किए एविडेंसेस भी और इमेजेस भी, पहली कंडीशन में विद इंस्ट्रक्शंस, दूसरी कंडीशन में दे प्रोवाइडेड अस कहेंगे फैक्ट्स, और उसके साथ इन्होंने हमें पिक्चर्स दी बट नो इंस्ट्रक्शंस। तो पहली कंडीशन में तो हमें दोनों चीज़ें समझ आ गई, लेकिन दूसरी कंडीशन में ये देखने को मिला कि हम इमेजेस को नहीं समझ सके, क्योंकि एट टाइम्स इमेजेस में वेंडरिंग ऑफ, यहाँ पर लिखा होगा वेंडरिंग ऑफ का भी जो है ना हमें मामला देखने को मिलता है। मतलब एट टाइम्स आप पिक्चर में खो जाते हैं और जो पिक्चर का मीनिंग होता है आप वो समझने से रह जाते हैं। तो ये थी स्टडी ऑफ फेरे एंड एग्ले। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जी मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स नहीं आते, एक्सपेरिमेंट्स ना एज अ शॉर्ट आते हैं, ना एज अ लॉन्ग आ सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, वेंडरिंग ऑफ पर क्वेश्चन बन सकता है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है, आप विविड इमेजेस का इस्तेमाल करें या आप कह सकते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स का इस्तेमाल करें। डज फियर अपील
परसुएशन कहते हैं कि क्या फियर से परसुएशन होती है, तो यहाँ पर उन्होंने एक सेइंग दी हुई है हमें, दे आर टू लिवर्स फॉर मूविंग मैन इन ट्रस्ट एंड फियर। दो चीज़ें जो इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं या उसको मूव करने पर मजबूर करती हैं, उसे चेंज करने पर मजबूर करती हैं, वो या तो उसका अपनी दिलचस्पी है या फियर है। आपने बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट्स पे ऐसा देखा होगा जिसमें यहाँ इंश्योरेंस की एडवर्टीज़मेंट आती हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि एक बंदा है वो इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं नहीं हूँगा तो मेरे बीवी बच्चों के साथ क्या होगा, या जो दिखाया जाता है कि अच्छा बेटी की शादी आ गई और अब जमा करने को पैसे नहीं है, या एजुकेशन के लिए बच्चे ने बाहर जाने की डिमांड कर दी है तो माँ बाप के पास पैसे नहीं है। अब ये क्या चीज़ है, ये फ़ियर को यूज़ करें, आपके जो आगे आने वाला फ़ियर है उसको यूज़ किया जा रहा है कि आप इन चीज़ों को परचेज़ करने पर आप कह सकते हैं कि अब जैसे हम फ़ियर की एग्जांपल इससे भी ले सकते हैं कि जब हम मास्क बाय करते हैं बाय द फियर ऑफ कोरोना, वैसे हम में से कोई मास्क नहीं पहनता था, लेकिन कोरोना के फियर से वी आर स्टार्टेड बाइंग मास्क। तो ये है कि फ़ियर हमें मजबूर करता है चीज़ें लेने पर, करने पर। परसुएशन इससे बहुत ज़्यादा होती है, देखने को मिलती है। और यहाँ पर इन्होंने एक दो एग्जांपल्स भी दी हुई हैं जहाँ पर जो लीडर्स हैं उन्होंने भी फियर का इस्तेमाल करते हुए लोगों को परsuade किया है कि भाई हमसे पहले तो ऐसा भी होता था, फिर ये भी हो जाता था, टेररिज्म आ जाता था, इस टाइप की चीज़ों का उनको डरावा दिया जाता है। कंडीशन अंडर विच फियर अपील्स कैन बी अफेक्टिव, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बात इसमें मज़े की ये भी देखने को मिलती है कि फ़ियर एक लिमिट तक इफेक्टिव होता है। जब फ़ियर आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, वो एक डायलॉग भी था ना कि किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ख़त्म हो जाए, तो वो दैट इज़ द सेम थिंग कि जब आपका फ़ियर आप किसी में बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उसका इफेक्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो इसकी कोई लिमिट डिसाइड कर लें। द टारगेट ऑफ द मैसेज इज़ कन्विंस दैट द डेंजर मैंशन्ड एज सीरियस। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली बात तो ये कि अब हमने, जैसे कि हम टारगेट है, हमने समझ लिया कि हाँ जो कोविड की सिचुएशन है ये वाकई ही डेंजरस है, ठीक है, हमने मान लिया। द टारगेट इज़ कन्विंस दैट अ डेंजर आर क्वाइट प्रोबेबल, कि जो ये डेंजर है इससे डील किया जा सकता है। हमने भी हिफाजती जो तदाबीर हैं वो देख ली और हमने मान लिया कि इसको टैकल कर सकते हैं हम। टारगेट कन्विंस हो गया कि जो रिकमेंडेशन है वो हमें बचा लेंगी जो भी डेंजर है उससे। तो हम ये इस बात को हम मान गए कि हम मास्क पहन लेंगे तो शायद हम बच जाएंगे, या सैनिटाइज कर लेंगे हाथ तो हम शायद बच जाएंगे, हमने मान लिया। द टारगेट बिलीव्स दैट ही और शी कैन कॉम्पिटेंटली टेक्स द एक्शन। और फिर हम हमने ये भी मान लिया कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कर नहीं सकते। हम सैनिटाइज़र बाय करने की भी इस्तात रखते हैं, मास्क बाय करने की भी इस्तात रखते हैं, और हम उन्हें यूज़ भी कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या है कि हम उन चीज़ों को बाय करेंगे। उसके बाद बात आती है ह्यूमर इंक्रीज अटेंशन टू अ मैसेज। इसमें भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात का जिक्र नहीं है, लेकिन इन्होंने यही कहा है कि ह्यूमर यूज़ बहुत ज़रूरी होता है। ह्यूमर से ये आता है कि ह्यूमर बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटेंस बात को भी ज़रा लाइटर नोट पे कर देती है, और वो ह्यूमर अगले इंसान को याद रह जाता है। लेकिन कीप दैट थिंग इन माइंड कि ह्यूमर रेलिवेंट होना चाहिए टू द टॉपिक। बहुत इररेलिवेंट होगा तो बात गई आपके हाथ से, ठीक है। रेलिवेंट ह्यूमर क्या है? सेंट्रल राउट है, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट हिट करेगा, आपकी बात को ज़्यादा यादगार बना देगा। लेकिन इररेलिवेंट ह्यूमर पैराफेरल रूट है, आपकी अटेंशन को डाइवर्ट कर देगा। वन साइडेड वर्सेस टू साइडेड मैसेज, ये मैसेजेस कौन से होते हैं? मतलब ये कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप ये चीज़ बाय करें, अब लेट्स सपोज हमारे पास सर्फ्स के आते हैं, डिटर्जेंट्स टाइप के एड्स आते हैं, तो उसमें अब हमारे माइंड में क्या आता है कि अच्छा क्या ये केचप का दाग उतारेगा, क्या ये ग्रीस उतारेगा, क्या ये पेन का दाग उतारेगा, ठीक है। ये चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। तो वो ऐड में क्या करते हैं कि वो पहले ही उन सारी चीज़ों के स्टेन्स लगा कर और उसको वॉश करके और रिमूव करके दिखा देते हैं कि हाँ दिस इज़ गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो वन साइडेड वर्सेस टू साइडेड मैसेज होता है कि आप अपना मैसेज बताएं और फिर जो पॉसिबल उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं उनको आप खुद ही क्लियर कर दें। तो जो सुनने वाला होगा उसके माइंड में आपकी जो पोजीशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि जब कोई अपोजिशन आएगी भी तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा जी, उसके बाद आता है एटीट्यूडनल इनोकुलेशन। A weak version of an opposing argument can help stimulate a defense against a future opposing argument. ये एक बड़े मज़े का सिनेरियो होता है कि आप क्या करते हैं कि पहले आप वीक अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं,
दैट हेल्प्स टू स्टिमुलेट डिफेंस अगेंस्ट अ फ्यूचर पॉजिंग आर्ग्यूमेंट। मैं समझाती हूँ। जैसे बायोलॉजी की एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि हमें कोई छोटा वायरस से हमारा आमना सामना होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना लेती है। अब वो एंटीबॉडीज़ हमें हेल्प करती हैं मज़ीद आने वाले बड़े इन्फेक्शंस और वायरसेस से डील करने में। इसी तरह इस कंडीशन में क्या होता है कि हम अपना एक वीक आर्ग्यूमेंट देते हैं, ठीक है, या हम ऑडियंस में से बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हम जो कोई किसी के माइंड में हल्के फुल्के सवाल आ रहे होते हैं, हम वो उनसे पूछते हैं, ठीक है, कि अच्छा आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में, आपका क्या ख्याल है। मतलब बेसिक से हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उनके इतने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं होते, क्योंकि बिल्कुल डिस्कशन का स्टार्ट होता है, हल्के हल्के धीमे धीमे अपोजिशंस होती हैं, तो वीक पॉइंट्स आते हैं आपके सामने और योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। आपका माइंड उन अपोजिशन को रिएक्ट करने के मूड में आ जाता है, सही वाला डिफेंस के मूड में आ जाता है, और फिर आप फ्यूचर में आने वाले बड़े आर्ग्यूमेंट से डील कर सकते हैं। रेपिटेशन इंक्रीज परसुएशन, येस रेपिटेशन डज इंक्रीज परसुएशन। बार बार बात को रिपीट करना अगले के माइंड में रह जाता है, बट अगेन सेम एज फियर कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिपीट करेंगे तो अगला बोर हो जाता है आपसे, ठीक है। ऑडियंस के क्या वेरिएबल्स हैं, ऑडियंस को कब कब बात आपकी ज़्यादा परसुएट करती है, कब समझ आती है, गुड मूड में। गुड मूड क्या होता है, गुड मूड में आप किसी की बुरी भी बात सुन लेते हैं, आप कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हैं, आप कहते हैं ओके ठीक है कहने दो, दैट इज़ द गुड मूड। और गुड मूड में आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, क्रिटिकली सोचते नहीं हैं, ज़्यादा चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करते। तो जब आप गुड मूड में होते हैं ना, तो आपको चीज़ें आप ईज़िली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, आप कह रहे हो सही है, आप कुछ ख़रीदना भी ना हो फिर भी कोई अगर आपको कह रहा है, अच्छा चलो ठीक है ख़रीद लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो दैट इज़ द रोल ऑफ द गुड मूड, ठीक है। जो यहाँ पर इन्होंने कॉग्निटिव रिस्पॉन्स अप्रोच में भी बताया, दैट इज़ द सेम एज आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, कि जब आप हैप्पी होते हैं तो दैट इज़ द पेरिफेरल रूट, मतलब हैप्पी हैं तो आप इतना सोचते समझते नहीं हैं क्रिटिकली चीज़ों को। लेकिन हाँ, जब आप अनहैप्पी होते हैं तो दैट बिकम्स अ सेंट्रल रूट, क्योंकि आपकी थिंकिंग पावर उस टाइम ज़्यादा होती है, आप ओवरवेल्म नहीं होते, आप एक्साइटेड नहीं होते, तो यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग अबाउट थिंग्स जब आपको कोई परसुएट करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर बात आती है इन्वॉल्वमेंट की। इन्वॉल्वमेंट से भी फ़र्क पड़ता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो वो सेंट्रल आउट यूज़ करेगा, वो क्वेश्चनिंग करेगा। लेकिन अगर कोई इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता तो उसको आर्ग्यूमेंट्स आते हैं माइंड में, ठीक है, जो कि इशू इन्वॉल्वमेंट में डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, दिलवाया जा रहा है, तो हाँ तब आप क्वेश्चंस करेंगे उसके मुतालिक। Impression relevant involvement. In this kind of involvement, the person usually think that his or her response may be scrutinized by others and may lead to social approval, disapproval. This kind of involvement takes a peripheral route. अच्छा जी, इसमें ये होता है कि लेट्स सपोज़ कि मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है किसी की परसुएशन या किसी की स्पीच या किसी की बात से रिलेटेड, लेकिन मेरे अंदर प्रॉब्लम है सोसाइटी के अप्रूवल डिसअप्रूवल की। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं ये क्वेश्चन रेज़ करूँ और लोगों ने मुझ पर हंसना शुरू कर दिया और कहा कि ये क्या बेतुका सवाल है, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं एक पैराफेरल राउट लेते हुए मैं कहती हूँ ओके विच एवर थिंग यू आर सेइंग इज़ राइट, ठीक है। दैट इज़ इम्प्रेशन रेलिवेंट इन्वॉल्वमेंट। मतलब लेट्स सपोज आपने देखा होगा कहीं बहुत सारे लोगों को ऐसा करते हुए भी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप आते हैं और आप कहते हैं कि फ़लाँ जगह मैं गया और वो बहुत अच्छी थी, या आप कहते हैं कि मैंने फ़लाँ सूट देखा वो बहुत खूबसूरत था, तो अब अगर आपके सामने से कोई इस तरह का रिस्पॉन्स देता है आपको कि अच्छा वो मुझे तो वो जगह इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी, तो अब आप एकदम से ना वो अप्रूवल डिसअप्रूवल में चले जाते हैं बजाय सपोर्टिंग योर आंसर, ठीक है, कि नहीं मुझे लगी है, आपको नहीं लगी तो वो आपकी चॉइस है। आप क्या करते हैं, आप फ़ौरन डिफेंस में चले जाते हैं, आप कहते हैं हाँ मतलब ठीक ही थी, इतनी कोई ख़ास नहीं थी, डिफरेंट थी पर इतनी अच्छी भी नहीं थी, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सोशली एक्सेप्टेबल वे इख्तियार करते हैं। तो दैट इज़ इम्प्रेशन रेलिवेंट इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, उसके बाद आती है जी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, जिसमें हम कॉग्निशन की बात करेंगे। कॉग्निशन कैसे है जी कि हर इंसान का अपना लेवल होता है, ठीक है। उसमें वो क्या करता है कि उसकी अगर तो उसका कॉग्निशन लेवल हाई है, ठीक है, नीड फॉर कॉग्निशन हाई है, तो वो बातों पर क्वेश्चन करता है, इजीली मानता नहीं है चीज़ों को, उसकी सोचने समझने की सलाहियत अच्छी होती है बाकियों से। और जिनकी कॉग्निशन कम होती है वो पैराफेरल राउट यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको क्वेश्चन करना पसंद नहीं है, दे लाइक ईजी थिंग्स।
एज और लाइफ स्टेजेस की बात की जाए तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मिडिल एज जो एडल्ट होते हैं उनको सबसे डिफ़िकल्ट है परसुएट करना। उसके अलावा जो यंगर्स वन हैं और जो एडर्ली वंस हैं, आप उन दोनों को चेंज कर सकते हो, उनकी बातों को काउंटर कर सकते हो, परसुएट कर सकते हो, लेकिन मिडिल एज मैन को कन्विंस करना इज़ द डिफ़िकल्ट थिंग, जो कि MCQs के हवाले आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, बार बार यूज़ हो रहा था जी वर्ड सेंट्रल राउट और पेरिफेरल राउट का, तो ये क्या है, इनके डिफरेंस को डिस्कस किया गया है। सेंट्रल राउट क्या होता है? केयरफुली स्टडी ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन इट्स मैरिट्स। ठीक है, सेंट्रल राउट तब है जब आप चीज़ों को क्रिटिकली देखते, सोचते, समझते हैं। एंड पेरिफेरल राउट इज़ जब आप रूल ऑफ थम को मान लेते हैं कि अच्छा कह रहे हो तो ठीक होगा, इतने लोग कह रहे हैं तो ठीक होगा, मैं क्यों सोचूं, टाइप की काइंड ऑफ अप्रोच, दैट इज़ पेरिफेरल राउट। तो अब क्या होता है, जब सेंट्रल राउट होगी तो आपकी ज़ाहिर है आपकी कॉग्निशन ज़्यादा है, आपके सोचने समझने की सलाहियत ज़्यादा है, आपके क्वेश्चन करने की सलाहियत ज़्यादा है, आप चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, आपकी रेजिस्टेंस है टूवर्ड एनी काइंड ऑफ न्यू थिंग और एनी काइंड ऑफ परसुएशन। जबकि पेरिफेरल राउट में क्या होता है कि आपको सोचने समझने की सलाहियत इतनी अच्छी नहीं है, आप चीज़ों को समझ जाते हैं, मान जाते हैं, ईजीली काउंटर नहीं करते। उसके अलावा आपका जो है ना वो मतलब इजीली आप परसुएड हो सकते हैं। मैं बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, आप कहते हैं कि इसको कायल करना तो बड़ा आसान काम है, तो दैट मीन्स दैट दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन पेरिफेरल राउट। तो यहाँ तक हो गया जी हमारा लेक्चर कंप्लीट। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।